ईशा, ईशा तुम ठीक हो? मुझे अभी पता चला अच्छा के बारे में। आखिर ये सब कैसे हुआ? मैं अंश मल्होत्रा की ये बदहवास सी पुकार अस्पताल के उस शमशान जैसे सन्नाटे को चीर गई। वो भागा चला आ रहा था। उसका महंगा कोट पसीने से भीगा था और चेहरे पर घबराहट की लकीरें थी। कॉरिडोर की पीली लाइटें रह रह कर झपक रही थी, जैसे इस मंजर को देखने की हिम्मत उनमें भी न हो। ईशा शर्मा वहां एक दीवार के सहारे खड़ी थी। उसके बाल बेतरतीब बिखरे हुए थे। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि खून उतर आया था। वो पत्थर की मूरत बन चुकी थी, जिसकी रूह शायद उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर दम तोड़ चुकी थी। अंश का गला रुंध गया। उसने तड़प कर ईशा को सहारा देने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। वो उसे सीने से लगाकर इस तूफान को थाम लेना चाहता था, लेकिन जैसे ही अंश के हाथ ईशा के करीब पहुंचे, एक जोरदार थप्पड़ की गूंज ने पूरे कॉरिडोर को सन्न कर दिया। वहां खड़े डॉक्टर और वार्ड बॉय अपनी जगह पर ठिठक गए। अंश का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसके गाल पर ईशा की उंगलियों के निशान उभर आए थे। वो हैरान होकर ईशा को देखने लगा। ईशा की आंखों से अब एक कतरा आंसू गिरा। उसकी आवाज में जहर था। एक खूनी के भाई की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है अंश। एक कदम भी आगे मत बढ़ना। ईशा की आवाज में नफरत की आग इतनी तेज थी कि अंश की सारी हिम्मत जवाब दे गई। अंश कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द ही नहीं निकले। ईशा और अंश के बीच बेहद गहरी मोहब्बत थी, लेकिन उस थप्पड़ ने सिर्फ अंश के चेहरे पर निशान नहीं छोड़ा था, बल्कि दो दिलों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे तोड़ना नामुमकिन लग रहा था। इनकी मोहब्बत की तबाही की शुरुआत प्रयागराज से कुछ दिनों पहले हुई थी। प्रयागराज की गलियों में सुबह की धूप जब ईशा के घर की खिड़कियों से छनकर आती थी तो पूरा घर चहक उठता था। ईशा शर्मा, जो अपनी आंखों में आईएएस अफसर बनने के बड़े बड़े सपने लिए मोटी मोटी किताबों में डूबी रहती थी, उसे अपनी पढ़ाई से ज्यादा फिक्र अपनी छोटी बहन इच्छा की रहती थी। दीदी, मेरे क्रिकेट किट कहाँ है? आज डिस्ट्रिक्ट लेवल का ट्रायल है और आप मेरे बैटिंग ग्लव्स में छुपा कर बैठी हो। इच्छा चिल्लाते हुए कमरे में दाखिल हुई। वो ईशा से बिल्कुल अलग थी, चुलबुली, बेबाक और खेल की दीवानी। उसका सपना था भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नीली जर्सी पहनना। ईशा ने अपनी किताब से नजर हटाकर उसे देखा और मुस्कुरा दी। ग्लव्स वही हैं जहां कल रखे थे, अलमारी के ऊपर वाले खाने में। इच्छा ने दौड़कर ईशा को पीछे से गले लगा लिया। दीदी, आप ना कलेक्टर बन जाना और मैं वर्ल्ड कप जीत कर लाऊंगी। फिर हमारे इस छोटे से घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा, शर्मा निवास, जहाँ 2 शेरनियां रहती हैं। ईशा ने हंसकर उसे गले लगाया। उनके पिता राकेश शर्मा, जो एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम थे, दरवाजे पर खड़े होकर अपनी दोनों बेटियों को देख रहे थे। घर में गरीबी भले ही थी, लेकिन खुशियां इतनी थीं कि बड़े बड़े महलों को मात दे दें। उन्हें क्या पता था कि इस खुशहाली पर किसी की काली नजर लगने वाली है। उसी शाम सिंदूरी आसमान के नीचे ईशा चुपके से गंगा घाट के सुनसान किनारे पर पहुंची। अंश मल्होत्रा पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम आ गई? ईशा उसके करीब आकर धीमे से मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल बोली, मुझे ज्यादा देर रुकना नहीं है। इच्छा का क्रिकेट टूर्नामेंट है, मुझे वहां जाना होगा। अंश का चेहरा उतर गया। अरे अभी तो आई हो और अभी जाने की बात कर रही हो। ईशा ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया। वो भी जरूरी है। अंश उसकी आंखों में देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया। और मैं? ईशा ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, तुम सबसे ज्यादा जरूरी हो, इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। उसकी बात सुनकर अंश ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। फिर देखना, एक दिन तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। उसके बाद तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा पाओगे। उसने झुककर ईशा के माथे को चूम लिया। फिर उसकी नजरें धीरे धीरे उसके होठों तक उतर आईं। अंश उसके और करीब बढ़ा ही था कि ईशा शर्म से घबराकर उसे हल्का सा धक्का देकर पीछे हटी और मुस्कुराते हुए वहां से भाग गई। अंश भी वहां से घर के लिए निकल गया।
प्रयागराज का मल्होत्रा मैंशन किसी शाही किले से कम नहीं था। रघु मल्होत्रा को अपने बड़े बेटे अंश पर बेहद गर्व था, जिसने कम उम्र में ही बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। डैड, सिंगानिया डील फाइनल हो गई। अब हमें नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। रघु की आंखों में गर्व चमक उठा। तभी बाहर टायरों की आवाज गूंजी और छोटा बेटा आर्यन शोर मचाता हुआ अंदर आया। बाय, कल मेरा बर्थडे है, गिफ्ट क्या मिल रहा है मुझे? अंश मुस्कुराया। कल का इंतजार करो लाडले। आर्यन घर का सबसे लाडला था। रघु उसकी हर गलती को अपने रसूख से दबा देते थे और यही अंधा प्यार उसे एक खतरनाक मोड़ की तरफ ले जा रहा था। 31 दिसंबर की शाम अंश आर्यन को लॉन में लेकर आया। वहां मखमली कपड़े से ढकी एक कार खड़ी थी। कपड़ा हटाते ही लाल फरारी चमक उठी। आर्यन की आंखें फैल गईं। भाई, ये मेरे लिए? अंश ने मुस्कुराकर चाबी उसके हाथ में रख दी। गो एंड एंजॉय लाडले। आर्यन दोस्तों के साथ फरारी लेकर निकल पड़ा। इंजन की तेज आवाज पूरे मेंशन में गूंज उठी, जबकि रघु गर्व से मुस्कुरा रहे थे। वहीं अंश अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चला। उसने शहर के सबसे खूबसूरत रिजॉर्ट के एक प्राइवेट डेक को बुक किया था। हजारों दिए जल रहे थे। हवा में ईशा की पसंदीदा चमेली के फूलों की महक थी। अंश की जेब में एक मखमल का डिब्बा था, जिसमें हीरे की एक अंगूठी चमक रही थी। आज वो ईशा को प्रपोज करने वाला था। रात के 11:30 बज रहे थे। एक तरफ अंश प्रपोजल सेटअप पर खड़ा बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो सोच रहा था कि जब ईशा आएगी तो वो घुटनों पर बैठकर उससे अपनी पूरी जिंदगी मांग लेगा। उसने रिंग निकालकर हाथ में ले ली। बस थोड़ी देर और ईशा। दूसरी तरफ इच्छा अपनी सहेलियों के साथ मुख्य सड़क पर न्यू ईयर का जश्न मना रही थी। अगला साल मेरा होगा दीदी, मैं नेशनल टीम में खेलूंगी। वो चिल्लाकर अपनी सहेली सिया से कह रही थी। वो सब सड़क के किनारे खड़े होकर आतिशबाजी देख रहे थे। तभी शहर की चौड़ी सड़क पर एक लाल फरारी किसी शिकारी की तरह दौड़ती हुई आई। कार के अंदर आर्यन और उसके दोस्त नशे में धुत थे। म्यूजिक फुल आवाज पर था। आर्यन की आंखें नशे और रफ्तार के जुनून में आधी बंद थी। देखना, अब मैं इस कार को 180 की स्पीड पर ले जाऊंगा। आर्यन ने चिल्लाते हुए एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया। कार अनियंत्रित होकर लहराने लगी। अचानक हेडलाइट की तेज रोशनी सामने खड़े लड़कियों के एक झुंड पर पड़ी। आर्यन की आंखों के सामने अचानक इच्छा का चेहरा आया। उसने झटके से ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन शराब ने उसके दिमाग को सुन्न कर दिया था। ब्रेक लगने की कान फाड़ देने वाली आवाज और फिर एक भयानक चीख। कार सीधे इच्छा और उसके दोस्तों से जा टकराई। फरारी का विंडस्क्रीन चकनाचूर हो गया। गाड़ी के बोनट पर खून के गर्म छींटे पड़े। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सिर्फ कार का एक पहिया अभी भी घूम रहा था। आर्यन की फटी हुई आंखें स्टीयरिंग व्हील के पास जमी हुई थी। उसके सामने जमीन पर इच्छा का बेजान सा शरीर दिखाई दे रहा था, जिसका खून सड़क पर बहकर न्यू ईयर की खुशियों को निगल रहा था। धुआं, चीखें और खून की वो तीखी गंध। सड़क के बीचों बीच खड़ी लाल फरारी का इंजन अब भी एक घायल जानवर की तरह फुफकार रहा था। हेडलाइट्स की तेज सफेद रोशनी सीधे सामने पड़े उन शरीरों पर पड़ रही थी, जो कुछ सेकंड पहले जिंदा थे, हंस रहे थे। आर्यन का शरीर पत्थर का हो चुका था। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जकड़े हुए थे और माथे से पसीना बहकर उसकी आंखों में जा रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला और बाहर निकला। उसके पैर जमीन पर पड़ते ही लड़खड़ा गए। उसकी आवाज गले में ही घुट गई। सामने इच्छा पड़ी थी। उसकी वो सफेद ड्रेस जिसे पहनकर वो न्यू ईयर मनाने निकली थी, अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसके सिर से खून बहकर सड़क के काले कोलतार पर एक डरावना नक्शा बना रहा था। आर्यन ने 2 कदम आगे बढ़ाए। उसका पूरा वजूद कांप रहा था।
वो नशे में था, लेकिन इस खौफनाक मंजर ने उसके नशे को एक पल में हिरन कर दिया था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक बुरा सपना है। आर्यन बड़बड़ाया। उसने चारों तरफ देखा। सड़क सुनसान थी, लेकिन दूर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ठंडी हवा के झोंकों ने जब उसकी त्वचा को छुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। उसने अपनी उस नई कार को देखा जो उसके भाई का प्यार भरा तोहफा थी, और अब वही कार एक मासूम की मौत का औजार बन चुकी थी। वहीं शहर के दूसरे कोने पर बसा वो आलीशान रिजॉर्ट जैसे किसी दूसरी ही दुनिया का हिस्सा था। वहां मौत नहीं, मोहब्बत का जश्न मनाया जा रहा था। ईशा गहरे नीले रंग की वेलवेट ड्रेस में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। जब वो डेक पर पहुंची तो अंश की धड़कनें एक पल के लिए थम सी गई। उसने आगे बढ़कर ईशा का हाथ थाम लिया। दियों की मध्यम रोशनी ईशा के चेहरे पर एक अलग ही नूर बिखेर रही थी। आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि तुम वाकई मेरे साथ हो, अंश ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में वो गहरापन था जो ईशा की रूह तक उतर गया। अंश ने ईशा को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। उनके बीच की दूरी सिमट चुकी थी। ईशा को अंश के दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। वो पल इतना मुकम्मल था कि ईशा को लगा जैसे वक्त यहीं ठहर जाए। अंश ने धीरे से ईशा के कान के पास झुककर कहा, मैंने कहा था ना ईशा, अमीर लोग धोखेबाज नहीं होते, मोहब्बत करते हैं और पूरी जिंदगी निभाते भी हैं। तभी अंश धीरे से पीछे हटा और अपनी जेब से वो मखमल का डिब्बा निकाला। वो धीरे से घुटनों के बल नीचे बैठा। ईशा ने अपने होठों पर हाथ रख लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। ईशा शर्मा, क्या तुम इस अधूरे अंश को पूरा करोगी? क्या तुम मेरी हमसफर बनकर इस मल्होत्रा की दुनिया को संवारोगी? Will you marry me? ईशा का गला रुंध गया था। उसने बस अपना सिर हाँ में हिलाया। अंश ने धीरे से उसका कोमल हाथ पकड़ा और उसकी उंगली में डायमंड की रिंग पहना दी, जो अब उसकी किस्मत का हिस्सा बनने वाली थी। अंश खड़ा हुआ और उसने ईशा को कस कर गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। इससे अनजान की कुछ मील दूर उनकी दुनिया की नींव हिल चुकी है। मैं बस अभी आई, ईशा ने मुस्कुराते हुए अंश से कहा और अपने बिखरे बालों को ठीक करने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अंदर आईने के सामने खड़ी होकर ईशा खुद को देख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और उस हीरे की अंगूठी को निहारने लगी। वो अंगूठी सिर्फ एक गहना नहीं थी, वो अंश का वादा था, एक नई शुरुआत का संकेत था। वो अपनी उंगली पर उसे घुमा रही थी, जैसे यकीन कर रही हो कि ये हकीकत है। तभी उसके क्लच बैग के अंदर रखे फोन की घंटी बजी। ईशा ने हंसते हुए फोन निकाला, लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से आ रही आवाज ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। ईशा के हाथ से फोन छूटकर मार्बल के फर्श पर जा गिरा। उसकी आंखों की चमक एक झटके में गायब हो गई। वो बदहवास होकर वॉशरूम से बाहर भागी। बाहर अंश शैंपेन का गिलास हाथ में लिए किसी से फोन पर बात कर रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो पागलों की तरह दौड़ती हुई रिजॉर्ट के मेन गेट की तरफ निकल गई। वो रोती हुई अपनी लंबी ड्रेस को संभालती हुई एक टैक्सी की तरफ झपटी। वहीं एक्सीडेंट स्पॉट पर अब सन्नाटा नहीं, बल्कि एक भारी खौफ था। भीड़ अभी कुछ ही दूरी पर थी, लेकिन तभी साए की तरह दो लोग वहां पहुंचे, टोनी और तारा। आर्यन का शरीर पसीने से तरबतर था। उसने कांपते हुए हाथों से अपना आईफोन निकाला। मुझे पुलिस को बताना होगा। मैं पागल हो गए क्या? टोनी ने झपट कर आर्यन का फोन छीन लिया। आर्यन चौंक गया। उसने पहली बार उस शख्स को देखा था। लंबा कद, गहरी आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी चालाकी। कौन हो तुम? मेरा फोन वापस करो, मुझे मदद बुलानी है। टोनी ने फोन वापस नहीं किया, बल्कि उसे अपनी जेब में डाल लिया। मदद? अपनी या इस लड़की की? होश में आओ छोटे, शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, ऊपर से लाल फरारी। तुम्हें पता है, अगर तुम यहाँ 1 मिनट भी और रुके तो ये जो भीड़ आ रही है ना,
ये पुलिस का इंतजार नहीं करेगी, वो तुम्हें इसी सड़क पर घसीट घसीट कर मार डालेंगे। आर्यन डर के मारे एक कदम पीछे हटा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अजनबी उसकी मदद कर रहा है या उसे डरा रहा है। तारा ने तुरंत आर्यन के कंधे पकड़े। वो जानती थी कि आर्यन इस वक्त पूरी तरह टूट चुका है। ये सही कह रहे हैं, देखो वो लोग पत्थर और डंडे लेकर आ रहे हैं। अगर तुम जल गए तो तुम्हारे खानदान की इज्जत एक पल में खाक हो जाएगी। भागो यहाँ से। पर मैं इसे ऐसे यहाँ नहीं छोड़ सकता। आर्यन ने जमीन पर पड़ी इच्छा की तरफ देखते हुए कहा, अरे हम संभाल लेंगे, हम हैं यहाँ ना। टोनी ने उसे जोर से धक्का देकर कार की तरफ किया। अपनी जान बचानी है तो अभी निकलो, वरना कल की सुबह जेल की सलाखों के पीछे देखोगे। जाओ। टोनी की आवाज में एक अजीब सी कमांड थी। आर्यन का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। एक तरफ एक मासूम की जान और दूसरी तरफ जिल्लत और मौत का खौफ। उस अजनबी टोनी की बातों ने आर्यन के अंदर के बचे कुचे जमीन को भी डरा कर भगा दिया था। जमीन पर पड़ी इच्छा ने अपनी आंखें धीरे से खोली। उसे धुंधला धुंधला सब दिख रहा था। दर्द इतना था कि वो चीख भी नहीं पा रही थी। उसने अपना एक हाथ धीरे से ऊपर उठाया और पास खड़े आर्यन की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां आर्यन के जूते को छूने ही वाली थी। उसकी आंखों में एक मूक प्रार्थना थी, मुझे बचा लो। आर्यन ने नीचे देखा। उस मासूम हाथ की छुअन ने उसकी रूह कपा दी। वो एक पल के लिए रुक गया। उसका दिल चिल्लाया कि रुक जा, इसे अस्पताल ले जा। लेकिन तभी टोनी ने कार का दरवाजा जोर से पीटा। आर्यन, अब नहीं तो कभी भी नहीं, भाग। आर्यन ने इच्छा का वो तड़पता हुआ हाथ देखा और डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। उसने अपनी इंसानियत को वहीं सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। वो भागकर कार में बैठा। इंजन की गड़गड़ाहट फिर से गूंजी। उसने रिवर्स गियर डाला। टायरों के घिसने की तेज आवाज आई। इच्छा की धुंधली होती आंखों ने देखा कि वो लाल रोशनी जो उसकी उम्मीद थी अब उससे दूर जा रही थी। फरारी एक झटके में मुड़ी और अंधेरे को चीरती हुई गायब हो गई। सड़क पर अब सिर्फ सन्नाटा था। इच्छा का उठा हुआ हाथ धीरे से जमीन पर गिर गया। उसकी हथेली में थोड़ी सी धूल और सड़क की कालिक भर गई थी। दूर से एम्बुलेंस के सायरन की आवाज आ रही थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इच्छा की आंखों से एक आखिरी आंसू निकला और उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। ईशा बदहवास से भागती हुई अस्पताल में पहुंची, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। अस्पताल के गलियारे अक्सर बीमारियों की गंध से भरे होते हैं, लेकिन आज वहां मौत का सन्नाटा पसरा था। ईशा बदहवास हालत में वार्ड के बाहर खड़ी थी। उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। सामने से वार्ड बॉय स्ट्रेचर को बाहर लेकर आया, जिस पर एक सफेद चादर ढकी हुई थी। चादर के नीचे से इच्छा का वो हाथ बाहर लटका हुआ था, जिस पर अभी भी मिट्टी लगी थी। ईशा के कदम वहीं जम गए। उसने कांपते हाथों से उस चादर के कोने को धीरे से हटाया। सामने इच्छा थी, वही चेहरा जो कुछ घंटों पहले तक खिलखिला रहा था, अब पीला और बेजान था। उसके माथे की वो छोटी सी बिंदी अब भी अपनी जगह पर थी, लेकिन उसके नीचे गहरी चोट का निशान था। ईशा ने उसे छुआ। वो बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी। ईशा की आवाज इतनी धीमी थी कि खुद उसे भी सुनाई नहीं थी। तू तो कह रही थी ना कि तू वर्ल्ड कप जीतेगी, और ना देख मैं आ गई। मामा घर पर इंतजार कर रहे हैं। उसने इच्छा के बेजान शरीर को अपनी बाहों में भर लिया और एक ऐसी चीख मारी जिसने अस्पताल की दीवारों को कपा दिया। तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। उठ जा मेरी गुड़िया। ईशा का विलाप इतना रूह कपा देने वाला था कि वहां खड़े डॉक्टर और नर्सों ने भी अपनी आंखें झुका ली। उसकी वो सिसकियां, वो बेबसी उस रात की सबसे बड़ी त्रासदी थी। उधर मल्होत्रा मेंशन के पिछले दरवाजे से एक लाल फरारी अंदर दाखिल हुई। कार का बोनट अंदर की तरफ धंसा हुआ था और उस पर खून के सूखे हुए धब्बे किसी गवाही की तरह चिपके थे। आर्यन कार से बाहर निकला। उसके सफेद कुर्ते पर खून के छींटे थे और चेहरा पसीने से भीगा हुआ। वो लड़खड़ाते हुए सीधे रघु मल्होत्रा के स्टडी रूम में पहुंचा।
रघु वहां शांति से शराब का गिलास लिए हुए बैठे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आर्यन की हालत देखी, उनके हाथ से गिलास छूटकर फर्श पर चकनाचूर हो गया। डैड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आर्यन उनके पैरों में गिर पड़ा। वो फूट फूट कर रो रहा था। डैड, मुझे बचा लीजिए। रघु के पूछने पर उसने सारी बातें बता दी। रघु ने उसे जोर से अपने सीने से लगा लिया और उसे शांत करवाते हुए उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और अपने खास गुर्गों को कॉल किया। अभी के अभी मेंशन के पीछे जाओ, उस लाल फेरारी को यहाँ से गायब करो, ऐसी जगह लेकर जाओ जहाँ इसका एक पुर्जा भी ना मिले। और सुनो, उस एक्सीडेंट स्पॉट के आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं, उनके डीवीआर गायब होने चाहिए। अगर पुलिस का एक भी सिपाही वहां पहुंचा तो मुझे उसकी खबर पहले मिलनी चाहिए। काम हो जाना चाहिए। रघु ने आर्यन की आंखों में देखा। जाओ, कपड़े बदलो और ये सब जला दो। आज रात तुम कहीं बाहर नहीं गए थे, याद रखना, तुम सो रहे थे। इधर रघु सारे सबूत मिटाने में लगे थे। उधर अंश को जैसे ही एक्सीडेंट की खबर मिली, वो पागलों की तरह अस्पताल पहुंचा। उसे सिर्फ इतना पता चला था कि इच्छा का एक्सीडेंट हुआ है। उसे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि उस एक्सीडेंट के पीछे वही कार है जो उसने बड़े प्यार से अपने भाई को दी थी। अस्पताल की वेटिंग एरिया में ईशा जमीन पर बैठी थी, दीवार से सिर टिकाए। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। अब वहां सिर्फ एक खालीपन था। ईशा। अंश उसके पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। ईशा ने जैसे ही अंश को देखा, वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी। अंश, मेरी इच्छा चली गई, किसी ने उसे मार दिया। वो सड़क पर पड़ी थी और कोई उसे बचाने तक नहीं आया। कौन होते हैं लोग अंश, क्यों हमारी खुशियां छीन लेते हैं? अंश के दिल में गहरी टीस उठी। वो ईशा के बालों को सहला रहा था, उसे सांत्वना दे रहा था। मैं हूं ना ईशा, मैं वादा करता हूँ, जिसने भी ये किया ना, उसे मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। मैं उसे सजा दिलाकर रहूंगा। अंश का यह वादा उस वक्त की सबसे बड़ी विडंबना थी। वो ईशा के जख्मों पर मरहम लगा रहा था, लेकिन इस बात से अनजान था कि वो जख्म उसके अपने ही घर से आया है। ईशा ने अंश को कसकर पकड़ रखा था, जैसे वही उसकी डूबती कश्ती का आखिरी सहारा हो। उसे क्या पता था कि जिस कंधे पर वो सिर रखकर रो रही है, उसी के भाई ने उसकी दुनिया उजाड़ी है। अगले दिन शर्मा निवास में मातम छाया हुआ था। तारा, जो ईशा की सबसे खास फ्रेंड थी, वहां साए की तरह मौजूद थी। वो ईशा को पानी पिला रही थी, लेकिन उसकी जुबान पर सिर्फ सहानुभूति नहीं, बल्कि जहर बुझी बातें थी। ईशा, पुलिस कुछ नहीं करेगी, तारा ने धीमे से कहा। मैंने सुना है कि वो गाड़ी बहुत महंगी थी। शहर में ऐसी कारें सिर्फ बड़े लोगों के पास होती हैं, और बड़े लोग पुलिस को अपनी जेब में रखते हैं। ईशा ने सिर उठाया। महंगी गाड़ी मतलब कोई रईस ज्यादा था? तारा ने आह भरी। हाँ, कोई रईस का बिगड़ैल बेटा ही होगा। बेचारा गरीब तो कुचलकर मर जाता है, और ये अमीर लोग अपनी दौलत से सबूत मिटा देते हैं। देख लेना, कल तक पुलिस कह देगी कि उसे कोई सुराग ही नहीं मिला। तारा की बातों ने ईशा के दिमाग में एक चिंगारी सुलगा दी थी। ईशा को अब तक सिर्फ दुख था, लेकिन अब उसके अंदर एक गुस्सा जन्म लेने लगा था। ईशा घर पर नहीं बैठ सकी। दोपहर में वो उसी एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंची। वहां अब सिर्फ सूखे हुए खून के निशान थे और कांच के कुछ बारीक टुकड़े। नगर निगम ने सड़क साफ कर दी थी। वहां सुराग का कोई नामो निशान नहीं था। हताश होकर ईशा पास के पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां के एसएचओ रघु मल्होत्रा के खास आदमी थे। बेटा, हम कोशिश कर रहे हैं, पर वो रात बहुत अंधेरी थी, कोई चश्मदीद नहीं मिला। एसएचओ ने उसे टालने की कोशिश की। ईशा वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी एक कांस्टेबल अंदर आया। उसके हाथ में कुछ कागजात थे। वो बोला, सर, वो टोल प्लाजा और चौराहे की फुटेज से कुछ धुंधले प्रिंट्स निकले हैं। एसएचओ ने उसे डांटा, बाद में आना। लेकिन ईशा की नजर उस कागज पर पड़ गई जो कांस्टेबल की फाइल से थोड़ा बाहर झांक रहा था। जब एसएचओ किसी और काम में लगा, ईशा ने फुर्ती से उस फाइल के पास जाकर अपनी आंखों से वो देखा
जिसे देखने के बाद उसकी दुनिया फिर से पलटने वाली थी। ईशा ने मेज पर रखे उस प्रिंट आउट को अपनी आंखों के बेहद करीब किया। वो एक सीसीटीवी फुटेज का स्क्रीनशॉट था। फोटो धुंधली थी और रात के अंधेरे की वजह से कार का पूरा हुलिया साफ नहीं था, लेकिन कार के हेडलाइट्स की रोशनी में कार का पिछला हिस्सा हल्का सा चमक रहा था। ईशा की सांसें थम गई। उसने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और जूम करके फोटो ली। स्क्रीन पर एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार का आधा हिस्सा दिख रहा था। नंबर प्लेट टूटी हुई थी, लेकिन उस हिस्से पर लिखे आखिरी 2 शब्द साफ थे, 07। और सबसे डरावनी चीज थी उस कार के बोनट के पास चमकता हुआ एक छोटा सा फरारी का लोगो। ईशा का दिमाग सुन्न हो गया। कल रात की वो बातें उसके कानों में गूंजने लगी। अंश का फोन, आर्यन का बर्थडे और वो जिक्र कि अंश ने अपने भाई को एक खास तोहफा दिया है। ईशा के हाथ कांपने लगे। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसका शक एक यकीनी खौफ में न बदल जाए। उसने अपनी उंगली की उस डायमंड रिंग की ओर देखा और फिर खून से सने फुटेज को।